हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यह है महाजनपद। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा ये टॉपिक है और काफ़ी आसान भी है। सिर्फ इसमें कुछ वंश आने वाले हैं, उसको हमको देखना है। 7 वंश इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महाजनपद हमको पढ़ना है वो है मगध महाजनपद। ठीक है, तो अभी महाजनपद ये टॉपिक को हम शुरू करते हैं। एक एक स्लाइड को समझ में आ जाएगा। अब ये महाजन पदों का डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ हमको मिलता है, तो कुछ ग्रंथ है, जैसे बुद्धिज्म में ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो इस अंगुत्तर निकाय में हमको जो महाजन पद है इसकी जानकारी मिलती है। वैसे ही एक जैन लिटरेचर है जिसका नाम है भगवती सूत्रा, जिसको भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, अगर आपने जैनिज्म का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये पॉइंट पता होगा। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा के अंदर भी हमको, ऋग्वेदा यहाँ पर लिखा नहीं है, ऋग्वेदा के अंदर भी हमको महाजन पद के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। ऋग्वेदा सबसे प्रमाणित वेद है और उस वेदा में हमको महाजन पदों की जानकारी मिलती है। तो टोटल 16 महाजन पद थे और इस 16 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मगध महाजन पद। ठीक है, तो ये महाजन पद कब आए? वैसे तो यहाँ पर डेट लिखा है 600 BC, 600 ईसा पूर्व में बृहदत्त ने महाजन पदों की स्थापना किया था। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं तो जो महाभारत का समय था उसके बाद से ही भारत किस में डिवाइड हो गया था? महाजन पदों में डिवाइड हो गया था, दैट इज 16 महाजन पद। ठीक है, अब इसमें टोटल जो हम मगध महाजनपद देखने वाले हैं इसमें टोटल डायनेस्टीज होगी 7। ठीक है, 7 डायनेस्टीज रहेगी। उसका ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। उसको आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये वाला। यहां पर मैं लिखता हूं हसीन हसीन माशूका, हसीन माशूका के साथ। आगे कुछ मत सोचना, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, ह से हर्यंग डायनेस्टी, स से आएगा शिशुनाग डायनेस्टी, न से आएगा नंद डायनेस्टी, म से आएगा मौर्य डायनेस्टी, श से आएगा शुंग डायनेस्टी, बाद में क से आएगा कन्वर डायनेस्टी, इसको छोड़ देना, और इसके साथ आएगा सातवाहन डायनेस्टी। तो ऐसी टोटल 7 डायनेस्टीज यहाँ पर शासन करने वाली है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहली डायनेस्टी हम लोग देखते हैं, दैट इज हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक वंश टाइम पीरियड रहेगा 544 BC से लेकर 412 BC तक। ठीक है, अब ये जो हर्यंक डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे बिंबिसार। बिंबिसार ने नियर अबाउट कहा जाता है कि इसने 500 शादियां किया था इस राजा ने, और इसको दहेज में शासन मिलते गया, राज्य मिलते गए, गांव मिलते गए, तो इसका शासन बढ़ते गया। इसके बचपन का नाम रहने वाला है स्टैनिक। हमने देखा है बिंबिसार राजगृह की स्थापना किया था। इसने राजगृह नाम की एक सिटी बसाया था और उसको उसी को अपनी राजधानी भी बनाया था, जो कि उस समय हर्यंक डायनेस्टी की राजधानी कहलाती थी। ठीक है, इसको गिरिव्रज राजगिरी या तो राजगृह भी कहते हैं। राजगृह भी आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन राजगृह भी है। ठीक है, राजगृह भी इसको कहा जाता है। कभी कभी ये नाम आ जाएगा, कभी राजगृह आ जाएगा, कभी कभी गिरिव्रज आ जाएगा। ठीक है, देन अभी बिंबिसार बुद्धा को भी मानता था और महावीर को भी मानता था, क्योंकि उस समय वो टाइम पीरियड ही वही था जिस समय बुद्धा के प्रवचन भी काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और वर्धमान महावीर स्वामी के भी प्रवचन काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि कौन सा राजा है जिसके समय वर्धमान भी थे और गौतम बुद्ध भी थे, कंटेम्प्रेरी समयकालीन कौन थे? तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो उसका आंसर आप मारिएगा बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार ने एक घटना हमको इतिहास में मिलती है कि बिंबिसार ने क्या किया था। बिंबिसार ने इसका एक राजवैद्य जिसका नाम जीवक था, उस जीवक को उसने गौतम बुद्धा के पास भेजा था। अब उस समय गौतम बुद्धा जो थे वो यहाँ पर नहीं थे, राजगृह में नहीं थे, वो अवंती में थे। अवंती मतलब आज का उज्जैन। तो उस समय अवंती का राजा था जिसका नाम था प्रचोन। तो प्रचोन के दरबार में गौतम बुद्ध की सेवा में जीवक नाम के राजवैद्य को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया पॉइंट कि अवंती की राजधानी, सॉरी, अवंती जो है उसको आज उज्जैन या तो उज्जैनी उस समय कहा जाता था। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। बिंबिसार ने गौतम बुद्धा के लिए एक विहार का निर्माण किया था, जो कि वर्षाकालीन विहार था। ऑब्वियस सी बात है ना, बारिश आएगी तो
गौतम बुद्धा जो थे वो तो एसेटिक थे, है ना। एसेटिक होने के कारण वो तो भटकते रहते थे जंगलों में वगैरह, उनका कोई घर वगैरह था नहीं। तो बारिश से बचाव के लिए बिंबिसार ने गौतम बुद्धा के लिए एक विहार निर्माण कराया जिसका नाम क्या था, बेलुवन विहार। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे में हम बढ़ते हैं। में बिंबिसार के बाद में बिंबिसार का लड़का आएगा जिसका नाम रहेगा अजात शत्रु। अब ये अजात शत्रु जो था, इसके बचपन का नाम आपको याद रखना है क्रोनिक। बिंबिसार का नाम था स्टेनिक, अजात शत्रु का नाम रहेगा क्रोनिक। अजात शत्रु ने क्या किया, इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे पूरा इतिहास कलंकित हो गया। अजात शत्रु ने अपने ही फादर बिंबिसार की हत्या कर दिया। किसके लिए, तो गद्दी के लिए। ठीक है, अजात शत्रु ने अपने फादर को मार दिया और हर्यन डायनेस्टी का शासक बन गया। और ऐसा करने के लिए प्रेरित किसने किया था, तो इसका एक दोस्त था, अजात शत्रु का दोस्त था जिसका नाम था देवदत्त। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना है, हर्यंग डायनेस्टी जो हम पढ़ते हैं इसी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। पितृहंता क्योंकि इसमें फादर को मारकर राजा बनने वाले दो लोग थे। ठीक है, आगे में हम देखेंगे अजात शत्रु का भी लड़का वही करेगा जो अजात शत्रु ने किया था, जैसी करनी वैसी भरनी वाला काम है ना। आगे में हम बढ़ते हैं। अभी अजात शत्रु था तो बहुत बहादुर, है ना। इसने कई सारे जो वेपन्स थे उसका इजाद किया था। रथमुराल एंड महाशिला कंटक, ऐसे दो हथियार इतिहास में हमको मिलते हैं। रथमुराल मतलब आपने बाहुबली अगर मूवी देखा होगा तो उसमें एक रथ देखा होगा, उस रथ के सामने में ऐसे पंखे लगे रहते हैं जो दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ता है रथ, तो उसको रथमुराल कहते हैं। महाशिला कंटक ऐसा हथियार जो पत्थर को भी तोड़ दे, शिला को भी तोड़ दे, उसको महाशिला कंटक कहते थे। तो दीज वेपन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अजात शत्रु। ठीक है, काफी बहादुर भी ये था। अब अजात शत्रु ने स्तूप बनाया राजगृह में, एक बहुत बड़ा, ये भी बुद्धिज्म का एडहरेंट था, फॉलोअर था, ये भी बुद्धा को मानता था। और इसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी अरेंज किया था। अगर आपने मेरा बुद्धिज्म का लेक्चर देखा होगा तो उस बुद्धिज्म में हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखा है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्ध संगति हुई थी राजगृह में। किसके समय, तो अजात शत्रु के समय। जब ये राजा बना अजात शत्रु, तो राजा बनने के 8वें साल में उसने क्या किया था, उसने बुद्ध संगति नियोजित किया था, अरेंज किया था। ठीक है, आगे में हम बढ़ते हैं। अब अजात शत्रु का जो लड़का आएगा उसका नाम रहेगा उदयन, और ये उदयन भी वही काम करेगा जो अजात शत्रु ने किया था। ये क्या करेगा, उदयन अपने फादर को मार देगा, है ना। मतलब अजात शत्रु को किसने मारा, उदयन ने मारा, जो कि उदयन जो था वो अजात शत्रु का ही लड़का था। पितृहंता, थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, पितृहंता, है ना। तो बिंबिसार को मारा अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु को किसने मारा, उदयन ने। ठीक है, तो ही वॉज सेकंड रूलर वो किल्ड हिज फादर टू बिकम रूलर। देन आगे में हम बढ़ते हैं। उदयन ने राजधानी को चेंज किया। उदयन ने राजधानी रखा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। ठीक है, इसने क्या किया, जो सोम नदी और गंगा नदी जहां पर मिलती है उस जगह का नाम था पाटलिपुत्रा, तो उसी को उसने राजधानी बनाया और उस शहर को बसाया भी। पहले राजगृह थी, राजगृह से राजधानी अब चेंज हो गई है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा है ये, याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। उदयन के बाद फिर डायनेस्टी का जो रहने वाला है नागदशक, ये आखिरी है इसलिए आपको बस नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है शिशुनाग डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड रहेगा 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। फाउंडर वही रहेगा शिशुनाग। कैपिटल इनकी चेंज हो जाएगी, कैपिटल रहेगी वैशाली, बिहार में आज। इसका लड़का रहेगा शिशुनाग का, जिसको काल अशोक कहा जाएगा तो काकवन कहा जाएगा। ये भी हमने पॉइंट पढ़ा है बुद्ध संगति में। इसके समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी बुद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, काल अशोक ने दूसरी बुद्ध संगति अरेंज किया था। साब कमीर उस समय चेयरमैन था। ठीक है, आपको याद होगा उस समय मैंने ट्रिक भी बताया था, अ मतलब अजात शत्रु, का मतलब काल अशोक, अ मतलब अशोक और क मतलब कनिष्क, अ का अक। ठीक है, राजाओं के नाम। बाद में चेयरमैन के नाम भी याद आप रख सकते थे। म सा मो से, म से महाकश्यप, मतलब जब पहली बुद्ध संगति हुई थी तब महाकश्यप था। म सा मो व, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, म सा मो व। ये दूसरा ट्रिक था चेयरमैन के याद रखने के लिए। म से कौन था, महाकश्यप। सा से साब कमीर। तो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसका जो चेयरमैन रहेगा वो रहेगा साब कमीर, तीसरे का रहेगा मुगलीपुत्ता टिस्सा और चौथे का वसुमित्रा। ठीक है, उसके बाद में काल अशोक
जो था, जिसने बुद्ध संगति अरेंज किया दूसरी, उसने क्या किया, राजधानी को फिर से चेंज किया, वैशाली से उसने शिफ्ट कर दिया फिर से पाटलिपुत्रा में। उसके बाद में शिशुनाग डायनेस्टी का आखिरी राजा जो रहेगा वो रहेगा नंदीवर्धन। चलो आगे में बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आएगी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का फाउंडर रहेगा महापद्मनंद, कैपिटल वही रहेगी पाटलिपुत्रा, और नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा जो रहने वाला है वो रहने वाला है धनानंद। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब जो थे अभी तक जो राजा थे वो क्षत्रिय थे, है ना, वो सारे क्षत्रिय थे, और अभी जो राजा ये बना है नंद डायनेस्टी का, ये कौन थे, तो ये हम बोल सकते हैं नाई थे। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। आगे में हम पढ़ेंगे जब मौर्य डायनेस्टी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब जाकर और भी धनन के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बारी आएगी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अलेक्जेंडर जो था इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। कहां पर, तो मैसिडोन जो कि ग्रीस में है, पेला नाम की जगह पर, यहाँ पर इसका जन्म होगा। इसके फादर का नाम जो रहने वाला है वो रहने वाला है फिलिप सेकंड। ठीक है, देन ये इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, और बाद में राजा कब बना, तो 331 ईसा पूर्व में बना। ठीक है, तो नियर अबाउट अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 356 में से 331 अगर आप माइनस कर दो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 25 ईयर ये क्या बन गया, ये राजा बन गया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर बिकम किंग एट द एज ऑफ 25। देन उसके बाद में इसके टीचर का नाम रहेगा अरस्तु, टी आएगा आखिर में। हॉर्स का नाम रहेगा बुकाफिला। एलिफेंट जो रहेगा इसका काफी ज्यादा इसकी आज्ञा मानते थे हॉर्स और इसका एलिफेंट, जो कि इतिहास में काफी ज्यादा फेमस है, निकैया। देन आगे में हम बढ़ते हैं। तो ये पहला ऐसा यूरोपियन था जिसने भारत के ऊपर हमला किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। इसने भारत के ऊपर हमला किया 326 ईसा पूर्व में। उस समय भारत में शासन जो चल रहा था, जो डायनेस्टी चल रही थी, वो थी नंद डायनेस्टी, और उस समय राजा था धनानंद। ठीक है, धनानंद थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ठीक है, धनानंद जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी रहने वाला है। हम बढ़ते हैं। अब तक्षशिला का एक राजा था जिसका नाम आम्बी था। तो आम्बी ने क्या किया, तक्षशिला आज पाकिस्तान में आता है। आम्बी ने सिकंदर से लड़ने की ना सोचते उसने क्या किया, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, दैट इज सरेंडर कर दिया। ठीक है, और बाद में दूसरा एक राजा था जिसका नाम था पोरस, जो कि पंजाब का शासक था। ठीक है, उसने ऐसा करने से रिफ्यूज कर दिया, मतलब सरेंडर करने से मना कर दिया। उसने क्या किया, पोरस ने लड़ाई किया सिकंदर के साथ। बहुत ही घमासान ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें पोरस तो हार जाएगा क्योंकि सिकंदर की सेना तो बहुत बड़ी होगी ना। ठीक है, तो सिकंदर जीता जरूर। सिकंदर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने क्या किया, झेलम नदी जो कि बहुत बड़ी थी उसको उसने ट्रिक से क्रॉस किया, उसकी पूरी सेना ने ट्रिक से क्रॉस किया और पोरस के साथ उसने लड़ाई किया। ठीक है, इस लड़ाई में पोरस तो हार गया, लेकिन पोरस हारने के बाद भी पोरस की जो महानता है वो सब देखकर अलेक्जेंडर ने पूरा पोरस का साम्राज्य पोरस को वापस कर दिया। उसने काफी उदारता दिखाई। ठीक है, अलेक्जेंडर ने पूरा पोरस का साम्राज्य उसको वापस कर दिया उसकी बहादुरी देखकर। आगे में हम बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ वितस्ता कई बार पूछा था कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में होता है। इसको हाइडेस्पेक की लड़ाई भी कहा जाता है। ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसकी इसके पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी आता है, अलेक्जेंडर भारत में कितने दिनों तक रहा या तो कितने समय तक रहा, तो टाइम पीरियड याद रखना, 19 मंथ्स तक वो भारत में रहा था। अलेक्जेंडर और भी भारत जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया। क्यों, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी यूरोप से जीतते जीतते हर राजा को हराते हुए आ रही थी, है ना। तो भारत में आते आते व्यास नदी जो थी ये बहुत बड़ी थी, और इस नदी को क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं था। इसका फ्लो भी काफी ज्यादा था, काफी इसमें पानी बहुत स्पीड से बहता था, जिसके कारण अलेक्जेंडर की आर्मी पहले ही उनकी हिम्मत टूट गई थी इस नदी को देखकर, और उन्होंने ऑलरेडी झेलम नदी भी क्रॉस कर ली थी और भी लड़ाइया किया था। अब आगे वो भारत को नहीं जीत पाया क्योंकि व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। उसकी आर्मी थक गई और उसकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया इस नदी को क्रॉस करने से, व्यास नदी को क्रॉस करने से, और सिकंदर की सेना यहीं से यूरोप वापस लौटने लगी। ठीक है, अलेक्जेंडर भारत में आया था एरियन के साथ, और वो कालानाश नाम का एक ये था, हम बोल सकते हैं जिसको फाइटर था, उसको लेके गया। देन उसके बाद में
अलेक्जेंडर की डेथ हो जाएगी 3 साल बाद। कब 3 साल बाद? तो 326 में भारत के ऊपर हमला किया, 326, 325, 324 और 323 में इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसकी डेथ कहाँ होने वाले? बेबीलोन इराक में। ये याद रखना, ये पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला हमारा डायनेस्टी है मौर्य डायनेस्टी।